हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। हमने जो जीओसी की सीरीज चलाई हुई थी उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा जो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो इंट्रो था, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट एंड उसके बाद हमने पढ़ा था रेजोनेंस। और रेजोनेंस के बाद जो हमने इफेक्ट पढ़ा है वो है हमारा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको उसका जो एप्लीकेशन पार्ट आएगा उसमें मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। पहले पढ़ेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि है हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक है सिग्मा रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस। बेसिकली बात करता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। ठीक है, वो रिलेटेड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में, जो कि जस्ट अगला जो हमारी जो वीडियो होगी उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज जो हमारा कंसर्निंग टॉपिक है वो है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। क्या है? बेयर स्ट्रेन थ्योरी। आज का टॉपिक है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। सो बेयर्स, ये जो थ्योरी है इसका नाम साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है। ठीक है, जो कि है बेयर्स। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिंग ली, अलग अलग मेंबर्ड रिंग, जैसे 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, अलग अलग साइज की रिंग ले ली। ठीक है, और उसमें स्ट्रेन के बारे में और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया। ठीक है, तो बेयर ने क्या बताया, बेयर ने ये कहा कि कोई भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है वो 100 जो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल अटेन करेगा। और क्यों करेगा? वो जो भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है उसमें एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। और वो क्यों होता है? उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए। क्या कहा बेयर ने? बेयर ने कहा कि कोई भी एक हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 क्या हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है। उसके अंदर जो एंगल मिलेगा ना, बॉन्ड एंगल, क्या मिलेगा? बॉन्ड एंगल वो मिलेगा 109 डिग्री और 28 मिनट का। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये होता है उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, किस लिए होता है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए। अब इसके बाद देखिएगा, ये बात हो चुकी है। ठीक है, कि वो कह रहा है कि एंगल जो है 100, ये देखिएगा, मैं एक आपके पास में टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल मैंने बना दिया है। ठीक है, कार्बन ले लिया, यहाँ पर मैं कोई भी A B C D ये कोई भी एटम्स ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो एंगल हमारे पास में होगा ना, ये एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, अब मैं आपके पास मान के चलूँ, मैंने क्या किया कि ये दो मेरे पास में बॉन्ड्स हैं। क्या है? ये 2 बॉन्ड्स हैं, और ये 2 बॉन्ड्स मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल उस जगह पर है जिस पर ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी या मैक्सिमम कंफर्ट फील कर रही हैं। ये जो 2 बॉन्ड हैं इनके बीच में जो एंगल है, ये एंगल इतना है कि आप मान के चलें कि ये 109 डिग्री, मैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूँ। और ये जो कार्बन है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं। सो 4 के लिए क्या होता है? sp3। ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल था, उसकी मैंने 2 बॉन्ड ले ली, और ये 2 बॉन्ड है, ये दोनों 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर हैं और बिल्कुल कंफर्ट मोड में है, स्टेबल है बिल्कुल। लेकिन आप क्या करें, आप इसके इधर से भी धक्का लगाएं, इधर से भी धक्का लगाएं, तो एक तरीके से डिस्कम्फर्ट पैदा होगी, अनस्टेबिलिटी पैदा होगी। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है ये इधर आ गई है, और ये जो बॉन्ड है ये थोड़ी इधर आ गई है। ठीक है, अब मैं मान के चलूँ, ये जो एंगल था हमारे पास में, नया जो एंगल बना है ये अल्फ़ा, और जो पहले हमारे पास एंगल थे डेल और डेल, ये मैंने मान लिए हैं। ठीक है, अब ये जो 2 बॉन्ड थी ये 109 डिग्री 28 मिनट पर थी और स्टेबल था मॉलिक्यूल, कंफर्ट था मॉलिक्यूल में, लेकिन हमने इस बॉन्ड को इधर धक्का मारा, इस बॉन्ड को इधर धक्का मारा, और ये बॉन्ड्स हमारे पास कुछ यहाँ आ गई हैं। पहले जो एंगल था वो ये था, अब जो एंगल है वो मैंने अल्फ़ा मान लिया, और इन दोनों के बीच में जितना इधर शिफ्ट हुई वो डेल्टा, और इधर जो शिफ्ट हुई वो भी डेल्टा।
अब बात ये आती है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमें स्ट्रेन के बारे में ही बताती है, और जो स्ट्रेन है हमने माना है, जैसे कि जो हमारे पास स्ट्रेन है उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई भी आपको मैं 3 मेंबर 4 मेंबर, भाई 2 मेंबर की रिंग तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, कम से कम 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन की सबसे छोटी जो रिंग होती है सबसे 3 कार्बन की होती है, तो 3 कार्बन हमें कम से कम चाहिए। 3 कार्बन रिंग हो, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर। अब इनके अंदर अगर हमें स्ट्रेन निकालना हो तो बेयर ने ही एक फॉर्मूला दिया था, स्ट्रेन को माना डेल्टा से, और फॉर्मूला ये दिया कि 1/2, ठीक है, इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा अल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया था बेयर ने स्ट्रेन कैलकुलेट करने का, जिसमें ये है स्ट्रेन 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में होता है, और अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा ये, ठीक है, क्या होगा ये। अब मैं आपसे बात करूं कि अल्फा, एक आपके सामने मैं रिंग बनाता हूं, देखिएगा, मैं ये रब कर देता हूं, देखिएगा, ये 3 मेंबर रिंग होगी अपने पास, ये 4 मेंबर रिंग होगी अपने पास, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। और ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 5 मेंबर रिंग आ जाएगी। 5 मेंबर रिंग कुछ हमारी इस प्रकार से होगी है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये 5 मेंबर रिंग है, और आखिर में जो अपने पास होगी वो हो जाएगी 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिएगा, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, सब में एक एक हाइड्रोजन आप लगा देना, क्योंकि हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। देखिएगा, अब इसमें इन 2 बॉन्ड के अंदर जो इंटरनल एंगल है ये अल्फा, ये जो इंटरनल एंगल है ये अल्फा, ये जो एंगल है ये भी अल्फा, और ये जो एंगल आपका ये भी अल्फा, ठीक है। सो 3 मेंबर्ड रिंग में अल्फा की जो वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ मैंने, रब कर दिया मैंने, इधर अल्फा की वैल्यू, इसमें अल्फा की वैल्यू, 5 मेंबर रिंग में अल्फा की वैल्यू, 6 मेंबर रिंग में अल्फा की वैल्यू। देखिएगा, 3 मेंबर रिंग में ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का होगा, सो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 60। इधर ये कितने का होगा 90 डिग्री का, इधर ये कितने का होगा 109 डिग्री का, ठीक है, 102 डिग्री का, सॉरी 102 डिग्री का, और इधर ये जो एंगल होगा ये कितनी डिग्री का हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री का, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेन। क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेन। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, 1/2 इंटू 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस ये जो अल्फा की वैल्यू रख देना, ठीक है। इन सब के लिए स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इन सब के लिए स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। और इसके लिए जो हमारा 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें अल्फा की वैल्यू क्या है 120, इसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। इसका भी रीजन आपको बताएंगे। देखो, आपको वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये पता रखिएगा कि स्ट्रेन की जो वैल्यू है इन तीनों के लिए पॉजिटिव आती है और इसके लिए क्या आती है, नेगेटिव। वो नेगेटिव इसके लिए क्यों आती है वो बताएंगे। उसका रीज़न जो होता है ना वो ये होता है कि जो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की रिंग है ना, इसको हम प्लेनर मान के चल रहे हैं, ये बेसिकली क्या होती है, नॉन प्लेनर, ठीक है, नॉन प्लेनर होती है, एक प्लेन में नहीं होती है। जो कार्बन है वो एक प्लेन में नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, कुछ ऐसा। आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसा, देखिएगा कुछ ऐसा होता है। साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल जो है, स्टेबल फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, चेयर फॉर्म। क्या होती है जी, चेयर फॉर्म। ये है साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। ये कुछ ऐसी होती है, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। ये क्या है, चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन की सबसे स्टेबल फॉर्म, और ये नॉन प्लेनर है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद में, बेयर ने क्या बताया, बेयर ने ये बताया कि कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, हमारे पास कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। सो बेयर ने अकॉर्डिंग टू
बेयर, अकॉर्डिंग टू बेयर, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन। देखिएगा बेयर के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेन का ऑर्डर निकालेंगे और किसका ऑर्डर निकालेंगे, स्टेबिलिटी का। आपको मैंने रिंग दी है 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। इन जो भी रिंग बताई मैंने आपको, इनके अंदर हमें स्ट्रेन का और स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना होगा, ठीक है। और बेयर ने क्या ऑर्डर बताया है, वो कुछ ऐसा बताया है बेयर ने। देखिएगा बेयर ने स्ट्रेन सबसे ज़्यादा बताया है 3 मेंबर्ड रिंग में, फिर बताया है 4 मेंबर्ड रिंग में, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो स्ट्रेन बताया है वो बताया है 6 मेंबर रिंग में, फिर सबसे कम बताया है 5 मेंबर रिंग में, ठीक है। और ये था ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन। क्या था, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू बेयर। अब अकॉर्डिंग टू बेयर, अकॉर्डिंग टू बेयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा देखना। सबसे कम स्ट्रेन, अब देखो एक बात आपको पहले बता देता हूँ, जो स्ट्रेन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। क्या बताया मैंने, स्ट्रेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिएगा स्ट्रेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जहाँ स्ट्रेन ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी कम, और जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा वहाँ स्ट्रेन कम, क्योंकि वो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम स्ट्रेन 5 मेंबर रिंग में है बेयर के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी 5 मेंबर रिंग, फिर 6 मेंबर रिंग, और फिर 4 मेंबर रिंग, ठीक है, और फिर आपकी 3 मेंबर रिंग। बेयर के अकॉर्डिंग ये था स्ट्रेन का ऑर्डर और ये था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है जी, बेयर ने ये बता दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आया, बेयर ये बता के अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बता के निकल गए, ठीक है, और उन्होंने स्ट्रेन को भी कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट आया जी हीट ऑफ कंबशन का। किसका, हीट ऑफ कंबशन, HOC। क्या है जी, HOC। देखिएगा आप सबसे पहले तो ये पता करिएगा हीट ऑफ कंबशन होता क्या है। और हीट तो एक तरीके से हीट जो है वो तो रिलेटेड है एंथैल्पी से। किससे रिलेटेड है जी, एंथैल्पी से, ठीक है। और यहाँ जो ये वर्ड है कंबशन, कंबशन का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। कंबशन का मतलब है किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कार्बन होगा, किसी भी एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होना, बर्न होना, ठीक है। या उसका जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडाइज होना, ठीक है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना मतलब उसका। और उसके बाद अगर कोई भी एक हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो कार्बन जरूर होगा, मान लो मीथेन मान लेता हूँ, मीथेन का हम कंबशन करते हैं एयर के अंदर तो बनता क्या है, वाटर और CO2। कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 बनेगी, और अगर इनकम्प्लीट हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सो हम मान रहे हैं हीट ऑफ कंबशन। अब हम क्या देख रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन। सो ये होता है एंथैल्पी change when 1 mole of organic compound is oxidized or burnt। enthalpy change when 1 mole of organic compound is oxidized or burnt, ठीक है। अब मैं कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेता हूँ A प्लस ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं, कंबशन, हीट दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कंबशन कराएंगे तो शुरू में तो आपको हीट देनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट आपका बनेगा ना वो उसके बाद में आप ये मान सकते हो
उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। सो हीट बाहर निकलेगी, हीट दी उसको x मान लेता हूँ और बाहर निकली उसको मान लेता हूँ y। और अब मेरे को एंथैल्पी चेंज अगर निकालना होगा, एंथैल्पी चेंज अगर निकालना होगा, हीट ऑफ कंबशन निकालना होगा, तो वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, y माइनस एक्स, क्या आएगा, y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिएगा हीट ऑफ कंबशन जो ये टॉपिक है हमारा, हीट ऑफ कंबशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के। वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे वह हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी। हीट ऑफ कंबशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ये दो बात आप ध्यान रखिएगा कि हीट ऑफ कंबशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। वो कंपाउंड जिसमें कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं, वो कंपाउंड हमारे पास ज़्यादा, एक तरीके से ये कह सकते हैं उसकी जो हीट ऑफ कंबशन है वो ज़्यादा होगी। और वो कंपाउंड जिसके अंदर स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा है, वो कंपाउंड भी, वो उस कंपाउंड की हीट ऑफ कंबशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो कंपाउंड जितना स्टेबल है उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आपसे, एक तो हमारे पास कंपाउंड 1 ये है, क्या है, CH3 CH2 CH3, कितने कार्बन है इसके अंदर, 3 है जी। सेकंड जो बनाया मैंने वो ऐसे बना दिया, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है जिसके अंदर। सो हीट ऑफ कंबशन किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की ज़्यादा होगी या सेकंड की ज़्यादा होगी, सेकंड की ज़्यादा होगी। क्यों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा है। सो ये कंसेप्ट था हीट ऑफ कंबशन का, कि कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड है उसका हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या उसको बर्न कर रहे हैं, और एनर्जी हमें शुरू में उसको बर्न करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए देनी पड़ेगी। सो जो एनर्जी हमने दी है और रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी निकली है उसका चेंज निकालेंगे, वो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज। और एंथैल्पी चेंज हमने निकाल दिया, वो कैसे निकलेगा, y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि हीट ऑफ कंबशन एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली डाटा बताता है हमें। क्या बताता है, हीट ऑफ कंबशन हमें एक्सपेरिमेंटली डाटा बताता है। सो हीट ऑफ कंबशन के अकॉर्डिंग, हीट ऑफ कंबशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्ट्रेन का ऑर्डर है, क्या है, स्ट्रेन का ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वो होगा 3 मेंबर में सबसे ज़्यादा, फिर आएगी जी आपकी 4 मेंबर, फिर आएगी आपके पास 5 मेंबर, और फिर आपके पास आएगी जी 6 मेंबर रिंग। ये जो ऑर्डर है किस हिसाब से है, हीट ऑफ कंबशन के हिसाब से। हीट ऑफ कंबशन के हिसाब से अगर के अकॉर्डिंग मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं, किसका ऑर्डर निकालूं, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दूं, सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड, फिर आपकी आ जाएगी जी 5 मेंबर्ड, फिर आपकी आ जाएगी जी 4 मेंबर्ड, एंड एट लास्ट देयर इज 3 मेंबर्ड रिंग। ये है, ये दोनों ऑर्डर है हीट ऑफ कंबशन के सामने, और ये ही दोनों ऑर्डर जो है आपके रियल ऑर्डर है। क्या है, रियल ऑर्डर, या बोल सकता हूँ ये ही सही है, यही सही है, यही आप यूज करेंगे, यही आप मानेंगे, ठीक है। अब हीट ऑफ कंबशन की बात हमने कर ली है, हमने हीट ऑफ कंबशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेन का ऑर्डर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं, स्पेशल केस है जी किसका, साइक्लोप्रोपेन का। देखो ये जो हमारा बेयर था, बेयर ने क्या माना, बेयर ने ये माना है कि हमारे पास जो भी साइक्लो एल्केन्स होते हैं ना, बेयर ने क्या माना है, जो भी साइक्लो एल्केन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्लेनर। क्या होते हैं जी, प्लेनर। मतलब हर एक एटम, जो रिंग का हर एक एटम है वो एक ही प्लेन में होगा। अगर इस प्लेन में लिख रहा हूँ ना मैं, इस प्लेन में मैंने बनाई वो रिंग, तो उसके सभी कार्बन एटम इसी ही प्लेन में है, ना तो इस प्लेन के पीछे ना इस प्लेन के आगे है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता,
वो छोड़कर एक्सेप्ट, देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही आप ये कह सकते हो, आपने जो भी साइक्लो एल्केन्स अभी तक देखे हैं 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड तक मैंने बात की है, 7 या 8 मेंबर्ड और भी बड़े साइक्लो एल्केन्स होते हैं हमारे पास में, कितने कार्बन लगा लो, कितने कार्बन की रिंग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपके पास साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन हमारे पास जो रिंग है ये प्लेनर होगी हमेशा, क्या होगी, ये प्लेनर होगी। और साइक्लोप्रोपेन को छोड़कर जो भी रिंग है, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और अदर मेंबर रिंग, वो सभी नॉन प्लेनर होती हैं। जो ये हमारा है, इसका नाम आपको बता दूं, ये है साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या होता है, ये हमेशा प्लेनर होगा, पोलर नहीं, प्लेनर कह रहा हूँ, प्लेनर। और बाकी जो भी साइक्लो एल्केन्स बच गए सब के सब क्या होंगे, एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन, सभी एल्केन्स नॉन प्लेनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन प्लेनर। और आपको 3 मेंबर्ड रिंग में एक बात बता देता हूँ, ये जो बॉन्ड्स होती है ना हमारे पास में, ये जो हमारे पास बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है हमारे पास ये जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है, इसमें ये जो कार्बन की बॉन्ड्स है ये आपको दिख ऐसी रही है, लेकिन आप ऑर्बिटल लेवल पे जाएंगे ना तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर जो है आपको ये दिख रहा होगा कार्बन का जी, एक तो ये पी ऑर्बिटल और एक ये पी ऑर्बिटल। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है। सो इस कार्बन का एक पी ऑर्बिटल और इस कार्बन का एक पी ऑर्बिटल, दोनों ने हेड ऑन ओवरलैप कर ली है और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गई है। आपको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रेन होता क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये जो ऑर्बिटल है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है और ये भी ऐसे आ जाता है, ऐसे ही इसमें हो जाएगा, देखिएगा ऐसे ही इसमें हो जाएगा। सो ये जो है आप मान रहे थे ये आपकी होगी सिग्मा बॉन्ड्स, आप ये मान के चल रहे थे कि हमारे पास ये होगी सिग्मा बॉन्ड्स, ये होगी सिग्मा बॉन्ड्स, लेकिन ये इससे थोड़ी सी आउटवर्ड है, थोड़ी सी बेंट है, एक तरीके से कह सकते हो बनाना बॉन्ड की तरह। क्या है, बनाना बॉन्ड की तरह। क्या है, बनाना बॉन्ड की तरह। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसे है, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं आप, थोड़ी बेंट है, तो ये बनाना बॉन्ड की तरह बिहेव करती है। ये जो है ये केस ओनली साइक्लोप्रोपेन में मिलेगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो साइक्लोप्रोपेन है ना जी, साइक्लोप्रोपेन क्या, देखिएगा ये मैंने बना दी साइक्लोप्रोपेन रिंग और इससे जोड़ दिया एक कटायन, इसका नाम क्या होगा बताना, इसका नाम होगा, देखना साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो जरूर लगाएंगे। और 3 कार्बन है, प्रोपेन लिख रहे थे, ये रिंग थी साइक्लोप्रोपेन की, लेकिन इसने एक बॉन्ड और बना रखी है, दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड और बना रखी है, तो प्रोपेन एन हट के आइल लगेगा, साइक्लोप्रोपाइल कटायन। क्या है, साइक्लोप्रोपाइल कटायन। ये जो कटायन है इससे जस्ट साइड में एक 3 मेंबर की रिंग, साइक्लोप्रोपेन की रिंग लगी हुई है। और इस साइक्लोप्रोपेन की रिंग में जो पी ऑर्बिटल्स हैं इसके, जो इसके पी ऑर्बिटल्स हैं ना, जो इसके पी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो आप बता रहे थे ये थोड़े से बाहर की साइड क्या होते हैं, बल्ज आउट होते हैं। ये इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ करेंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये मान कर चलिए इनके साथ रेजोनेंस में होते हैं और इसी को बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस। क्योंकि इसके जो पी ऑर्बिटल है ना ये थोड़े बाहर की साइड है इधर, तो ये इसकी विसिनिटी में होते हैं ऑर्बिटल्स। सो और यहाँ रेजोनेंस होती है और इसी रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं, इसी पे आ रहे हैं हम, इसके बाद हम इसी ही पर आ रहे हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन मैं आपके सामने बना दूं, देखिएगा मैं 2 टाइप के कार्बोकैटायन आपके सामने बनाने जा रहा हूं। आप ये देखिएगा कि ये जो कार्बोकैटायन, 2 जो कार्बोकैटायन बनाऊंगा मैं, उनमें स्टेबिलिटी किस इफेक्ट की वजह से आपको
देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जी। अब आपके सामने मैंने 2 कार्बोकैटायन बना दिए हैं, कार्बोकैटायन नंबर 1, कार्बोकैटायन नंबर 2। ये जो कार्बोकैटायन है, आप देखेंगे कार्बोकैटायन से अगला जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है, उस पर जो हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक प्योर, इसमें क्या है, प्योर ऑर्बिटल वैकेंट है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पी के साथ क्या करेंगे, कंजुगेशन करेंगे। सो सिग्मा पी का कंजुगेशन क्या बताया था, मैंने बताया था, साफ बताया था मैंने, दैट इज आवर हाइपर कंजुगेशन। क्या बताया था, हाइपर कंजुगेशन। तो ये जो कार्बोकैटायन है ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। ये जो कार्बोकैटायन है इसके बगल में आपको एक डबल बॉन्ड दिख रही होगी, इसके बगल में क्या दिख रही होगी, डबल बॉन्ड दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी जी, डबल बॉन्ड दिख रही होगी। यहाँ आपके पास है वैकेंट पी ऑर्बिटल कार्बन पर, ये जो है ये इधर आ जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है टूट के इस कार्बन को क्या कर देगा, स्टेबल। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ कौन सा इफेक्ट आपको दिख रहा है, आपके हिसाब देखो, यहाँ आपको रेजोनेंस नहीं दिख रही, रेजोनेंस दिख रही ना, पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रही है, तो यहाँ क्या है, रेजोनेंस, और यहाँ क्या है, हाइपर कंजुगेशन। अब इसी तरीके से मैं आपके पास बना देता हूँ, देखिएगा, ये साइक्लोप्रोपाइल की रिंग बनाई मैंने, साइक्लोप्रोपाइल की रिंग बनाई है और इधर बना दिया पॉजिटिव चार्ज, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल कटायन, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल कटायन। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ये ऑर्बिटल्स है ना, ये थोड़े से बाहर की तरफ बल्ज आउट हैं, क्या है, बल्ज आउट हैं, और बल्ज आउट होने के कारण ये इसके साथ क्या है, रेजोनेंस कर रहे हैं, एंड दैट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा रेजोनेंस। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस जो है इसी का ही एक दूसरा नाम है जो कि है डांसिंग रेजोनेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा रेजोनेंस, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, डांसिंग रेजोनेंस। कुछ ही बोल सकते हो, कोई मतलब कुछ बुक डांसिंग रेजोनेंस लिखती है, कुछ सिग्मा रेजोनेंस, लेकिन आप सिग्मा रेजोनेंस बोले तो ज़्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव टर्म होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपसे, देखिएगा, आप ये कहेंगे कि अब मैं बताऊँ, इसके बाद हम चलते हैं, जब मैं आपको इंटरमीडिएट पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ा रहा हूँ, और उसमें भी जब कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और कार्बोकैटायन के अंदर भी मैं उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा, तब पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए आपको एक ट्रिक के रूप में बता देता हूँ कि आपके पास कभी भी किसी भी कंपाउंड में कार्बोकैटायन बन रहा हो और उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, 3-4 आपके पास कार्बोकैटायन दे दी, 4 ऑप्शन दे दी और 4 कार्बोकैटायन दे दिए, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या पूछ लिया, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं MDARHIBA। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन वो होगा जो कि मेसोमेरिकली स्टेबलाइज होगा, फिर आएगा आपका डांसिंग रेजोनेंस वाला, फिर एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज, फिर हाइपर कंजुगेटिव, ठीक है, और फिर आपका इंडक्टिव, फिर आएगा ब्रिज हेड वाला, और फिर आएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सो ये एक टाइप से ऑर्डर है आपका। और जब आप यहाँ से ये जो है M से A की तरफ जा रहे हैं, कहने का मतलब जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है ना, क्या है, कार्बोकैटायन की क्या है, स्टेबिलिटी, वो कम होती जा रही है, और इधर से इधर कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन वो जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो होगा मेसोमेरिकली स्टेबलाइज्ड। कौन सा कार्बोकैटायन, मेसोमेरिकली स्टेबलाइज्ड
कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, जो कि मेसोमेरिकली, जिस पर कि मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा। और सबसे कम कौन सा होगा जी, वो होगा एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। अब आपको मैं कहूँगा डांसिंग रेजोनेंस, हाँ ये जो डी है ये मैंने आपको बता दिया है, वो कार्बोकैटायन जिसमें कि क्या हो रही है, डांसिंग रेजोनेंस हो रही है। और डांसिंग रेजोनेंस एक ही कंपाउंड में मिलती है, जो कि हमारा है साइक्लोप्रोपाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन बोलो या साइक्लोप्रोपाइल कैटायन बोलो, इसी के अंदर ही होगी डांसिंग रेजोनेंस। सो मेसोमेरिक स्टेबलाइज के बाद है डांसिंग रेजोनेंस, फिर आएगा एरोमेटिक कार्बोकैटायन। देखिए वो कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है और उसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, तो वो कार्बोकैटायन क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और एंटी एरोमेटिक कोई भी एक हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले दूँ, देखना ये मैंने एक 5 मेंबर की रिंग ले ली, क्या ले ली, 5 मेंबर की रिंग, 2 पाई बॉन्ड लगा दिया और इधर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो कार्बोकैटायन है ये कंपाउंड ही एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4 हैं। हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत एक ही है, पाई इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं, तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, 2, 6, 10, 14 ऐसे करके जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक होगा। और जो उसके अलावा बच गए, जैसे कि 4 के बाद आप बात करेंगे 8, ठीक है, 12, ये सब क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक में। सो ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन होगा, और ये सबसे लीस्ट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होगा। और इसके बाद जो है ए, ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन। एरोमेटिक कार्बोकैटायन का एग्जांपल आपको मैं बता दूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एरोमेटिक कार्बोकैटायन के एग्जांपल का। सो ये जो आपके पास कार्बोकैटायन है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है आपके पास में, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, 2, 2, 4, 2, 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जी। इसमें कितने थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था, 2, 6, 10, 14, 18, 22 ऐसे करके जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अकल रूल को फॉलो करेगा और वो एरोमेटिक होगा। और अगर जिनके, और जो 4n, जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n+2 नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एंटी एरोमेटिक। सो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अकल रूल को फॉलो करेगा, हर एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और ये जो कार्बोकैटायन होगा ना, ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन होगा, और 3rd नंबर पे इसकी स्टेबिलिटी आएगी। फिर आएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जो कि बेसिकली अपने डबल बॉन्ड से इनसे स्टेबलाइज होगा। फिर आएगा हाइपर कंजुगेशन से, फिर इंडक्टिव, और फिर ये एक केस है ब्रिज हेड कार्बोकैटायन। वो कार्बोकैटायन जो कि ब्रिज हेड, कुछ नहीं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है, उसमें एक ब्रिज हेड कार्बन होता है, 2 होते हैं ब्रिज हेड कार्बन, उस पर जो कार्बोकैटायन बना हो ना, वो होगा ब्रिज हेड कार्बोकैटायन। ठीक है, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। सो मैंने आपको सारी कैटेगरीज का एग्जांपल यहाँ पर बता दिया है, एक ही बचा है जो कि है ब्रिज हेड कार्बोकैटायन, और उसके बारे में ही हमें अब बात करनी है, ब्रिज हेड कार्बोकैटायन के बारे में। देखना, मैंने आपको बताया है, देखिएगा। अब उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं डांसिंग रेजोनेंस पर ही। देखना, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखना। फर्स्ट में मैंने ले लिया है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, जिसमें कि एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। सेकंड जो लिया है उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। थर्ड जो लिया है उसमें मैंने क्या लिया है, देखना, इधर पॉजिटिव, इधर एक रिंग हो जाएगी और इधर एक रिंग हो जाएगी। ठीक है, और फोर्थ जो लिया है वो मैंने कुछ ऐसा ले लिया है, देखना। ठीक है, अब इससे ही जुड़ा क्या हो जाएगा, ये आपके पास कार्बोकैटायन, और इससे क्या होगा, एक रिंग जुड़ी है इधर, और इधर की रिंग जुड़ी है 2, और इधर की रिंग जोड़ दी है मैंने अपनी 3, और इधर क्या होगा, कितनी रिंग जोड़ दी है मैंने, इधर जोड़ दिए 4। तो आपको ये बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इन चारों में। देखना, यहाँ रेजोनेंस होगी,
होगी भाई, क्यों? डांसिंग रेजोनेंस है, सिग्मा और कटायन की रेजोनेंस है। यहाँ 2 रिंग आ गई तो यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगी, और यहाँ 3 आ गई यहाँ उससे ज़्यादा, और यहाँ तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगी। सो सबसे स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी किसकी बतानी है? कार्बोकैटायन की बतानी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोकैटायन 4th वाले की, फिर होगी जी 3rd वाले की, फिर होगी जी 2nd वाले की, और एट लास्ट 1st वाले की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है, और उसकी वजह से ये जो कार्बोकैटायन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन हमारे पास में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद में ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो ये आता है कि ब्रिज हेड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? ब्रिज हेड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? ब्रिज हेड कार्बोकैटायन की क्या देखेंगे हम? स्टेबिलिटी। सो ब्रिज हेड कार्बोकैटायन तो जब बनेगा ना, जब कार्बन होगा ब्रिज हेड। सबसे पहले पता ये करना ब्रिज हेड कार्बन होता है क्या है? जो हमारे बाईसाइक्लिक, क्या बताया? जो हमारे बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जी, जिनके अंदर 2 साइकिल होती हैं, जैसे कि बताऊँ मैं आपको, ये हमारे पास में क्या है? 1 साइकिल, और इधर मैं ये कर दूँ आपके पास में, देखना अब थोड़ा सा, ये मैंने एक बना दिया साइक्लोहेक्सेन की रिंग, और इधर ये कर दिया है मैंने कार्बन। ठीक है, देखिएगा इधर क्या होगा? इधर होगा CH2। ठीक है, ये सभी क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। यहाँ पर 2 हमारे पास साइकिल बन चुकी हैं, एक तो ये वाली है, ठीक है, और एक ये वाली है। ठीक है, 2 हमारे पास में साइकिल में, तो एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और इसमें ये जो 2 कार्बन होंगे, ये जो 2 कार्बन होंगे, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों होंगे ब्रिज। क्योंकि ये जो बन रहा है, एक तरीके से मैं बताऊं, ये जो है, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पर मैंने यही आपके पास बना के दिखाया है। ओनली ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन को उठाया है। ये कार्बन हो गया और ये हो गया। ये जो कार्बन है बीच वाला, ये तो हो गया एक तरीके से ऊपर। भाई देखिएगा, मैं 6 मेंबर की रिंग आपके सामने बनाऊँ। देखे, ये हो गया पहला कार्बन, फिर ये हो गया 2 कार्बन, फिर ये 2 कार्बन, और इधर 1 कार्बन। देखिए, समझने की कोशिश करना। आपके पास में 6 मेंबर रिंग को बना के दिखा रहा हूँ बार बार वाली। ये हो गया पहला कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन, और आखिर में 1 कार्बन। ये आपकी क्या बन चुकी है? ये आपकी क्या बन चुकी है? 6 मेंबर रिंग बन चुकी है। अब ये जो कार्बन है जो कि मेरी तरफ है, मैंने बताया एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, और साइड में 2 कार्बन है। 6 मेंबर की रिंग, साइक्लोहेक्सेन की रिंग बन गई है। तो 1 कार्बन आपकी तरफ है, 1 कार्बन मेरी तरफ है। उस कार्बन से ऊपर 1 कार्बन बना दिया है, और उस कार्बन से नीचे 1 बॉन्ड बना दिया मैंने। कैसे? ये जो कार्बन है इससे 1 बॉन्ड ऊपर बनाई, उधर कार्बन है, उस कार्बन ने नीचे वाला जो मेरी तरफ कार्बन है, मतलब इन दोनों कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। और जो बीच में जो कार्बन बता रहा हूँ, जो कि एक तरीके से ये ऊपर जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है। ठीक है, अब देखिएगा, तो मैंने जो 2 कार्बन बताए हैं, ये वाला और ये वाला, ये मैंने इधर बढ़ा दिए हैं। और ये दोनों के दोनों जो कार्बन होंगे ना, ये ब्रिज हेड कार्बन होंगे, क्योंकि इन्हीं कार्बन से ऊपर ब्रिज बनेगा। जो ऊपर कार्बन लग रहा है ना, इन्हीं कार्बन से वो ऊपर वाला कार्बन अटैच होगा। तो ये 2 जो कार्बन है, ये वाला और ये वाला, ये ब्रिज हेड कार्बन होंगे। और इन्हीं कार्बन्स पर देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस लेके फिर बढ़ा देता हूँ। अब आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरह से पता होगी कि हमारे पास साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन वो एक प्लेनर कंपाउंड नहीं है, वो एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है। और नॉन प्लेनर कंपाउंड होने के लिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए जी? sp3 होनी चाहिए जी। और प्लेनर होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2 होनी चाहिए। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ये प्लेनर है ही नहीं, नॉन प्लेनर कंपाउंड है। तो इसके सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए हमें? sp3 चाहिए। लेकिन अगर इनके ब्रिज हेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होती है, वो sp2 में या और किसी में चेंज हो जाती है, तो रिंग एग्जिस्ट करेगी नहीं। और यही एक रूल था, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, ब्रेड्स रूल। क्या था? ब्रेड्स रूल।
ब्रेड्स रूल भी यही कहता है और मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो ब्रिज हेड कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, तभी वो नॉन प्लेनर होगा। अगर वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp आ जाती है तो ये रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप ये बताओ, रिंग है नॉन प्लेनर और आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो इन कार्बन की sp2, तो आप उस रिंग को नॉन प्लेनर की जगह प्लेन में लाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर प्लेन में लाने की कोशिश करोगे ना तो ये रिंग है ना टूट जाएगी, तो रिंग नहीं रहेगी, तो फिर मामला ही क्या है। ठीक है, अब वो कार्बोकटायन जो कि ब्रिज हेड पर बन रहा है, और ये ध्यान रखना ब्रिज पर मैं एक कार्बन ले सकता हूँ, दो कार्बन भी, तीन भी। ठीक है, अब जैसे ये अभी तक मैंने एक कार्बन का एग्जांपल बताया था, मैं दो कार्बन ले लूँगा इसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, दो ब्रिज हेड कार्बन हो गए। अब अगर ये ब्रिज हेड कार्बन नहीं, ये दो ऊपर जो कार्बन थे वो हो गए ब्रिज हेड कार्बन, तो ये दो हैं। अगर ब्रिज हेड कार्बन पर मैं पॉजिटिव चार्ज बना दूँ, ठीक है, इस पर बना, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, या ब्रिज हेड कार्बन पर मैं क्या कर दूँ, डबल बॉन्ड लगा दूँ। कैसे, ये देखना, कुछ ऐसे। मैं अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये डबल बॉन्ड जो है ये इधर लगा दी, या फिर आपने ये जो डबल बॉन्ड है ये अगर आपने इधर लगा दी है, अब देखना मैंने आपके पास 4 कंपाउंड बना दिए हैं। सो आपको साफ साफ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, सभी के सभी बाइसाइक्लिक कंपाउंड हैं जी। ठीक है, एक में मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया ब्रिज हेड कार्बन पर, एक मैंने ब्रिज हेड कार्बन पर क्या लगा दी, डबल बॉन्ड, एक में मैंने ब्रिज हेड कार्बन से जस्ट अगले कार्बन पर क्या लगा दी, डबल बॉन्ड। अब मैं बात करूं तो आपके पास ये जो दो कंपाउंड्स है, पहला और दूसरा, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बोकैटायन है, स्टेबल है ही नहीं। जब इस कार्बन पर कार्बोकैटायन बन गया ना, तो आपको साफ साफ पता चल जाता है, चाहे कार्बोकैटायन बनो, चाहे फ्री रेडिकल बनो। ठीक है, आपके पास या तो कार्बोकैटायन बन जाए या फिर रेडिकल बन जाए, दोनों की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, नहीं सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, लेकिन जो कार्बन अनायन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ठीक है, sp3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन प्लेनर रिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया या आपके पास रेडिकल स्पीशीज आ गई तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और sp2 ब्रिज हेड कार्बन पर एग्जिस्ट कर नहीं सकती अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, वो रिंग टूट जाएगी, रहेगी नहीं वो रिंग। और जब इस कार्बन पर डबल बॉन्ड बन गई है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं इस कार्बन की, क्या आएगी, एक सिग्मा और एक सिग्मा, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन गिनेंगे नहीं, तो 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइज आ गया ये कार्बन। और मैंने क्या कहा था कि जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं आने चाहिए, और यहाँ आ रहा है तो ये भी स्टेबल नहीं होगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ध्यान रखना। और इधर देखिएगा, इधर ये ब्रिज हेड कार्बन है, दोनों में sp3 है, यहाँ भी sp3 है दोनों, तो ये एग्जिस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।